नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है देश के सबसे निर्भीक शो जवाब तो चाहिए का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जवाब तो चाहिए में आज सवाल आस्था का नहीं उठेगा, सवाल उठेगा संविधान का। आज मुद्दा किसी के बयान का नहीं है, किसी की मानसिकता का है। पश्चिम बंगाल, जहां सियासत की जमीन पर एक बार फिर से बाबरी का नाम उछाला जा रहा है। टीएमसी से निलंबित नेता हुमायूं कबीर का एक बयान सामने आता है और बयान ऐसा कि देश में हुमायूं कबीर कहता है, इस बयान में कहता है कि बंगाल में 37% और मुर्शिदाबाद में 72% हमारी आबादी है, मतलब मुसलमानों की आबादी है। हमें बाबरी मस्जिद बनाने से कौन रोकेगा? यानी अब संविधान नहीं, कानून नहीं, अदालत नहीं, बल्कि आबादी के आंकड़े तय करेंगे कि क्या कहां बनेगा और कैसे बनेगा। यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति का है या एक सोच का? आज उसका पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि बाबरी मस्जिद पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट अपना ऐतिहासिक फैसला दे चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। मस्जिद के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि, यह भारत के संविधान और न्याय व्यवस्था का निर्णय था, उस निर्णय में जो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो फिर सवाल उठता है कि क्या अब अदालतों के फैसले जनसंख्या प्रतिशत से बदले जाएंगे, जैसा कि ये हुमायूं कबीर कह रहा है। हालांकि इन सबके बीच में हलचल तो टीएमसी के अंदर भी खूब है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी सामने आते हैं इस बयान के बाद। वो कहते हैं कि हुमायूं कबीर और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। साथ ही ये भी कहते हैं कि सिर्फ ऐलान से मस्जिद का निर्माण तय नहीं होता और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वही टीएमसी का रटा रटाया बयान उन्होंने भी दिया। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते हैं। आज जवाब तो चाहिए। सवाल बहुत साफ है, सवालों पर आएंगे क्योंकि सवाल बेहद महत्वपूर्ण जो आज हम उठाएंगे। देश में अब आबादी के आधार पर धार्मिक ढांचे बनाए जाएंगे क्या? यह बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है, क्या हुमायूं कबीर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश कर रहा है? क्या टीएमसी ऐसे बयानों से खुद को अलग कर पाएगी? एक सवाल यह भी बहुत बड़ा है। बंगाल में कानून चलेगा या फिर ये जनसंख्या जिहाद, जिसके बारे में हुमायूं कबीर बता रहा है? आज की बहस में तथ्य होंगे, संविधान होगा और बयानबाजी कटघरे में दिखाई देगी, क्योंकि देश पूछ रहा है, जवाब तो चाहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं देखिए, उसके बाद में हम इसी विषय पर करेंगे चर्चा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट में कोई भारत का कोई जमीन में बाबरी मस्जिद नहीं होगा ये तो नहीं बताया। वो बाबरी मस्जिद दूसरा कोई जगह में बनाने के लिए वो तो 5 एकड़ जमीन भी दिया, लेकिन वहाँ ज्यादा आबादी है ही नहीं मुसलमान, इसीलिए वो बन पाए नहीं। तो मैं मुर्शिदाबाद में बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। मेरा साफ यही कहना चाहते, जो बाबरी मस्जिद बनाने का मेरा हक है। कहाँ बन रहे हैं? मैं तो खाली ईंटा पड़ा हुआ देखा हूँ, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होगा तब सवाल पूछिएगा। भाई अनाउंसमेंट के बेसिस पे आप कैसे बोल दिया बन रहे हैं? बनना शुरू हो तब पूछिएगा। नहीं बनाए, लेकिन आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो आप और बीजेपी में फर्क क्या है? और यही हुमायूं कबीर 2019 में बीजेपी का कैंडिडेट था। बाबरी मस्जिद वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो 92 में हुआ था। तो 27 साल बाद आपको रियलाइज नहीं। तो पश्चिम बंगाल में क्या अब जनसंख्या के आधार पर फैसले होंगे? ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। हमने कहा है कि भाई पश्चिम बंगाल में जनसंख्या जिहाद, क्या यही करने की कोशिश ये हुमायूं कबीर कर रहा है क्या? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसने चुनौती देते हुए ये कहने की कोशिश की है कि 5 एकड़ की जमीन दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, जब राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया था देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा। लेकिन वहां पर इतने मुसलमान नहीं है ना,
लेकिन हमारे यहाँ पर तो 72% मुसलमान हैं, हमारे ज़िले में यानी कि मुर्शिदाबाद में 72% मुसलमान हैं, हमको कौन रोकेगा? पूरे बंगाल में 37% मुसलमान हैं, हमको कौन रोकेगा? ये जनसंख्या जिहाद पर बहुत फोकस रहता है हुमायूं कबीर का, इसको ज़रा समझिएगा। क्योंकि जब इसने नींव रखी थी बाबरी की मुर्शिदाबाद में, तब इसने दावा किया था कि 5 लाख मुसलमान आया था उस कार्यक्रम में। ये वही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की। इसने तमाम मुसलमान नेताओं को बुलाया था और बड़ा आयोजन यहाँ पर किया था, पूरा ड्रामा यहाँ पर फैलाया गया था इसके द्वारा। अब ये अपने आप में हैरान भी करता है, थोड़ा परेशान भी करता है, क्योंकि जब देश की सर्वोच्च अदालत ने ये निर्णय दे दिया तब ये हुमायूं कबीर होता कौन है? अब पश्चिम बंगाल में जनसंख्या के आधार पर चीज़ें तय होने का कुछ नया नियम, नया विधान शुरू किया है ममता बनर्जी ने, तो वो भी बता दें क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, और वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, ये प्रदीप भंडारी के बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है हुमायूं कबीर का चौंकाने वाला बयान है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के पूर्ण समर्थन में और ममता बनर्जी की देखरेख में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो पूरी तरीके से सरकार द्वारा समर्थित सोच बन जाते हैं। वे इन बयानों में पूरी तरीके से भागीदार हैं। मतलब सीधे तौर पर देखा जाए तो अभिषेक बनर्जी भले ही आरोप लगा रहे हों कि हुमायूं कबीर बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के हिसाब से चल रहा है, लेकिन प्रदीप भंडारी का ये जो स्टेटमेंट है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका ये कहना कि ये जो बयान हुमायूं कबीर दे रहा है वो पूरी तरीके से सरकार द्वारा समर्थित सोच है। वो इन बयानों में पूरी तरीके से सरकार जो है हुमायूं कबीर का साथ दे रही है, इसलिए हुमायूं कबीर इस प्रकार का बयान दे पा रहा है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि हुमायूं कबीर सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहता है क्या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज हम उठाएंगे। ये हुमायूं कबीर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लगातार नियमित अंतराल पर बाबरी का मुद्दा जो है वो उछालता है और उस पर बड़े पैमाने पर बोलता भी है। और अब जो इसने बयान दिया है उससे एक बात बहुत तय नज़र आ रही है कि वो सिर्फ कानून व्यवस्था को नहीं, देश के संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को, सभी को चुनौती देता नजर आया है। नया राजनीतिक बखेड़ा, जी हां, आज हम करेंगे इसकी बात। पैनल में कौन कौन से लोग हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं आपको बता देते हैं, उसके बाद में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुशल पांडे जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कुशल जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ लखपत सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। लखपत जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अंश राय, प्रवक्ता टीएमसी के, कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि सवाल जो है उनसे आज बेहद महत्वपूर्ण पूछे जाने हैं। संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है सर। शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर, स्क्रीन पर आप उनको देख पा रहे हैं। शोएब जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुशल पांडे जी से करना चाहूंगा। कुशल पांडे जी, हुमायूं कबीर का यह बयान सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और संविधान को चुनौती देने जैसा लगता है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का बयान आता है कि बीजेपी और हुमायूं कबीर एक हैं, इसीलिए इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। हुमायूं कबीर 2019 में आपकी पार्टी से कैंडिडेट था, इसीलिए आप लोगों ने उसको सेट कर रखा है आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। जवाब आपका कुशल जी। देखिए, अभिषेक बनर्जी कहें कि 2019 में हमने उनको उम्मीदवार बना था, लेकिन 2021 में टिकट तो आपने दिया था। अभी वो एमएलए किस पार्टी से हैं? तृणमूल कांग्रेस की पार्टी से थे, अभी उन्हें निलंबित किया गया है। और हिंदू और मुस्लिम की राजनीति तो सबसे पहले बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने स्टार्ट की। ये हमारे मुसलमान भाई, ये मुसलमान पाड़ा है, वहां से रामनवमी की जुलूस नहीं जाएगी। ये हिंदू है, हिंदुओं के पाड़ा में से ये ताजिया नहीं जाना चाहिए। तो ये राजनीति की शुरुआत तो इस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया था। अभिषेक बनर्जी ने कह रहे हैं कि जो अभी ईंट रखा गया है अभी तो शुरू नहीं हुआ है। तो मैं पूछना चाहूंगा अभिषेक बनर्जी से कि जब आपने उन्हें निलंबित कर दिया तो उस दिन हजारों पुलिस दे करके उस मस्जिद के निर्माण के लिए, और मैं पहले ही कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी मस्जिद के विरोध में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के 125 करोड़ देशवासी, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति तृणमूल कांग्रेस करती है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि अगर मैं मस्जिद के विरोध में नहीं हूं, हमारे कोई भी दल के हमारे प्रवक्ता हो चाहे हमारे नेता हो, कभी भी ये नहीं कहोगे कि हम मस्जिद के विरोध में हैं। हिंदू मंदिर बनाएंगे, मुस्लिम मस्जिद बनाएंगे, सिख के गिरजाघर बनाएंगे और
क्रिश्चियन गिरजाघर बनाएंगे, और जो सिख है हमारे वो गुरुद्वारा बनाएंगे। लेकिन हमारा उस नाम से विरोध है, जो बाबरी नाम रखा जा रहा है। 550 सालों तक ये विवाद चला है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा है, हुमायूं के बयान से टीएमसी ने तो किनारा कर लिया है, लेकिन ये आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए हैं टीएमसी ने। हम इस पे और भी आगे बात करेंगे, प्लीज आप बने रहिएगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। लखपत सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। लखपत जी, ये हुमायूं कबीर ने, आवाज आ रही मेरी लखपत जी? जी हाँ, ये हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया है जनसंख्या जिहाद वाला, कि हमारे यहाँ पर तो 72% मुसलमान हैं, मुर्शिदाबाद में 37%, पश्चिम बंगाल में है, हमको रोकेगा कौन मस्जिद बनाने को लेकर। ये जो सांप्रदायिक तनाव वाला इसने बयान दिया है, इस पर कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन क्या है, स्पष्ट लाइन क्या है? कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से इसे देख रही है सर? लखपत सिंह जी। स्पष्ट लाइन ये है कि ये जो भाजपा का जो एजेंडा है, ये कुछ टीवी चैनल भी चलाते, कुछ लोग भी चलाते हैं। अच्छा, हमारी लाइन ये है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस देश में अगर इस तरह के बयान दी जा रहे, इस तरह की घटनाएं की जा रहे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? केवल चैनलों पे आके डिबेट करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। जो इस तरह के कर उन पे एक्शन क्यों नहीं लेते? जेल क्यों नहीं डालते उनको? क्यों उन पे कार्रवाई नहीं करते? क्यों उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये मोदी जी की सरकार सो रखी है, केवल दंगे कराने के लिए बैठी है, चैनलों पे डिबेट कराने के लिए बैठी है। एक ओबीसी है जो बयान पे बयान देता रहता है, और 10-11 साल में सरकार एक रिपोर्ट दर्ज नहीं करा है ओबीसी के विरुद्ध। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस उस पे एक्शन लेगी? कांग्रेस तो करेगी। कांग्रेस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आज आपको कह रहा हूं, जो जहर आप इस देश के अंदर बो रहे ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट के मैं पेइंग कैपेसिटी में जो बोया जा रहा है, वो राष्ट्र हित में नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि मैं सीमांत जनपद का विधायक हूं, और मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं उस विधानसभा से हूं जहां 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, माँ गंगा का उद्गम स्थान है, जहाँ के कंकण कंकण में भगवान शंकर बसते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि लोकसभा में बयान आता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार जिहादियों को, सर मुझे लखपत सिंह जी, मुझे बस एक लाइन में जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए, मैं आप सुनिए ना, ये पूरी सुनिए ना सर। ये अब सर मेरे पास समय थोड़ा सीमित रहता है ओपनिंग रिमार्क में, बाकी पैनलिस्ट देखिए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, अपनी बारी का इंतजार कर। सुन लीजिए ना, मेरा एक बड़ा सिंपल सा साधारण सा सवाल था। ये जो आबादी वाला तर्क दिया है हुमायूं कबीर ने, उसको कांग्रेस पार्टी संवैधानिक मानती है या खारिज करती है? हाँ या ना में जो भी बोलना आपको बोल दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लूं। सर लखपत जी, मेरी वक्तव्य सुनिए। मैं चैनल पे तुम्हारे सुनने के लिए नहीं आया हूँ, अपनी बताने के लिए आया हूँ। अच्छा, यदि मुझसे सवाल पूछा तो जवाब पूरा लीजिए। नहीं तो सर आप जलेबी मत बनाइए ना, आप सीधा मुद्दे पे बात करिए। ओपनिंग रिमार्क इतना लंबा अगर होगा सर, तो मैं पूरा 1 घंटा डिबेट आपसे नहीं करूंगा ना अकेले। ये संदीप चौधरी जी हैं, शोएब जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता का भी इंतजार है। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्ही से पूछता हूँ कि तुम एक्शन लेंगे उन पे? सरकार किस लिए है? कानून किस लिए है? टीवी चैनल तो क्या, एक मिनट, तो लखपत सिंह जी क्या हम अपना काम भी ना करें? हम भी कांग्रेस की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मेरी बात क्यों कांग्रेस की तरह? नहीं, हम भी अपना काम ना करें, आप ये कह रहे हैं? ये चैनल की तरफ पैसा लेकर के बातें कर लखपत सिंह जी, यही नहीं, ये जो आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन है ना चैनलों पर, सुनिए ना, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना चैनलों पर आपकी, वो क्यों है हम जानते हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, इनको करना थोड़ा भैया ऑडियो डाउन, बाकी मैं कोई अपनी प्रतिक्रिया ले लूं। मैं आ रहा हूं। लखपत जी, इतना नाराज मत होइए सर, इतना नाराज मत होइए। आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, डूइंग माई जॉब, है ना, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। आपको केंद्र सरकार से जो सवाल पूछना है वो आप सवाल पूछिए, जिसको कटघरे में खड़ा करना खड़ा करिए। मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, ओपनिंग रिमार्क आपका लेना था सर। आपने सीधी लाइन में जो मैंने पूछा तो वो ना बताते हुए तमाम बातें, किस लिए मैंने आपको टोका। अब प्लीज आपका समय यहां पर खत्म होता है, प्लीज आप बने रहिएगा। शोएब सिद्दीकी जी से भी बात करनी है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ का है, वो भी हमारे गेस्ट हैं, हमें उनसे भी बातचीत करनी, तो प्लीज आप बने रहिएगा। बिना किसी देरी के मैं जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी जी, सीधा सवाल है सर, इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक? एग्जैक्टली चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? क्या देश में अब आबादी के आधार पर धार्मिक ढांचे बनाए जाएंगे? इस बयान को किस प्रकार से देखा जाए संदीप जी? देखिए गोस्वामी जी, मैं इसको ऐसे देखता हूं, जिस तरीके से ये पहले भी जिक्र आया था, हमने पहले भी डिबेट्स किए हैं इस मसले पर, जब उसने इसको
प्रोग्राम को शुरू किया था कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसमें श्रमदान होगा, लोग ईंटें लेकर के आएंगे, और अब फिर से उसको हवा दी जा रही है। जैसे जैसे बंगाल का चुनाव नजदीक आएगा तो ये बाबरी मस्जिद वाले लोग जिन्हें धर्म की राजनीति करनी है या कट्टरता की राजनीति करनी है या सांप्रदायिक दंगे कराने की राजनीति करनी है, वो इस तरीके की चीजों को हवा देंगे। और क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये टीएमसी से भी जुदा हो चुका है और दूसरी पार्टियों से भी अभी ये जुदा है और ये अपना जनाधार बनाना चाहता है, और कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनीतिक लोग लोगों के माइंड से खेलते हैं। तो ये भी इस तरीके के लोगों से जो नमाज पढ़ते हैं, इस्लाम में विश्वास रखते हैं, तो इसको ये लगता है कि शायद मेरे जीतने का रास्ता इस तरीके से तय हो सकता है। और इसको तय मानकर चलिए, अगर कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाता है या मंदिर मस्जिद का झगड़ा हो जाता है तो चुनाव का बिल्कुल अलग माहौल हो जाएगा, देश के अंदर ही पूरे में माहौल अलग हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति अपना चुनाव जीतने के लिए देश में भी आग लगवा सकते हैं और प्रदेश में भी आग लगवा सकते हैं। ठीक है, ओके, आप बने रहिएगा। शोएब जी हमारे साथ हैं, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं। क्या इस्लाम में धार्मिक ढांचे आबादी के दबाव में बनाए जाते हैं क्या? शोएब जी, ये जो बयान हुमायूं कबीर ने दिया उसको किस प्रकार से आप देखते हैं, बतौर एक स्कॉलर? शोएब जी। जी, देखिए आशीष भाई, ऐसा है कि जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए, मैंने इस पे बहुत डिबेटें दी, आपके भी कई बार डिबेटें दी। देखिए, होता क्या है वहां पे पश्चिम बंगाल में आशीष भाई, चूंकि अगले साल इलेक्शन होना है, मैं समझता हूँ 1-2 महीने में उसका ऐलान भी हो जाएगा, तो हुमायूं साहब ने जाहिर सी बात है एक अच्छा रुख अपनाया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद लेके मुसलमानों को जज्बात में दिया, चूंकि जाहिर सी बात है मस्जिद जो है वो अल्लाह घर है, मंदिर जैसे हिंदुओं का भगवान का घर होता है उस तरह मामला है। लेकिन अगर आप पसे पर्दा आशीष भाई पीछे जाएं तो जिस तरह से पार्टियां डिबेटें कर रही हैं कि हुमायूं साहब को बीजेपी ने भी 19 में टिकट दिया था, लेकिन अभी बीजेपी ने सफाई दी कि 21 में उनको दिया था, तो होता क्या आशीष भाई, देखिए कि दो पार्टियों की लड़ाई में आवाम उसी तरह पिस जाती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े में मासूम औलादें पिस जाती है। मेरे वहां मसला यह है कि बहुत नाजुक मसला है कि अगर आशीष भाई क्या मैं नमाज पढ़ने गया हूँ, आशीष भाई वहां नहीं मौजूद है, मैंने नमाज पढ़ ली उनकी बगैर मर्जी के, बगैर इजाजत के, तो नमाज ही नहीं कबूल होगी। तो मैं समझता हूँ हुमायूं साहब को इस तरह के मामले मंजरेआम पर नहीं लाना चाहिए था, अगर ऐसा मामला था। नहीं, और अगर ये क्या उस मानसिकता की तरफ भी इशारा करता है शोएब भाई जिसमें जनसंख्या जिहाद की बात हम करते हैं वो? क्योंकि भाई कहना 72% हमारे यहाँ पर मुसलमान हैं, हमको यहाँ कौन रोकेगा मस्जिद बनाने के लिए? अब देखिए आशीष भाई, ये हुमायूं साहब के अपने बयान हो सकते हैं, उससे तो मैं कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि टीएमसी ने भी उनको निलंबित कर दिया, टीएमसी ने भी पल्ला झाड़ा है, वक्ती झाड़ा है, हो सकता है इलेक्शन आए टाइम पर उनको करीब कर ले, चूंकि ऐसा ना हो कि वो ओवैसी तक चले जाए, मुसलमान के वोट जो है ममता बनर्जी से कट के उधर चले जाए, फायदा किसी और को हो जाए। देखिए यहाँ पे बात आशीष भाई ये आती है कि जब इस तरह का मामला चल रहा था, बाबर के नाम से एक मामला चल रहा है, तो बाबर का जो मामला ओरिजिनल जो नाम था उस नाम से आप रख सकते थे, लेकिन आपने खास बाबरी मस्जिद से रखा। मैं समझता हूं कि इस तरह के मंजर-ए-आम पर आके इस तरह की सियासत करना मैं समझता हूं मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। उनको कुछ ना कुछ टीएमसी की जो इस वक्त मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनको भी मंजर-ए-आम पर आकर कोई ना कोई ट्रिपले देना चाहिए। वो भी इलेक्शन करीब देख रही कि ऐसा ना मुसलमान बिखर जाए, इसलिए वो भी सियासत चल रही है। ठीक है, नहीं ये भी समझने वाली बात है। इस पर जो है चुप्पी क्यों साथ रखी है ममता बनर्जी ने? अभिषेक बनर्जी चूंकि मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उनसे सवाल पूछ लिया गया तो उन्होंने जवाब दे देना, तो वो तो भी खुद से ना बोलते इस पूरे मामले में। अब इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या है ये भी हम समझेंगे, लेकिन हमारे साथ विधायक जी भी हैं, लखपत सिंह जी, उनसे हम भी बातचीत फिर से करने की कोशिश करेंगे। लखपत जी, इससे पहले जब मैंने आपका ओपनिंग रिमार्क लिया था तो आप बहुत नाराज हो गए थे मेरे ऊपर। सर मैं बस अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं पहले स्पष्ट कर दूँ, कोई अपना कार्य करे ना करे, इस मामले को लेकर हम अपना कार्य कर रहे हैं, पहली बात यह है। तो मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं, बस वो इतना समझना चाह रहा हूं, ये जो बयान दिया जा रहा है, ये जो पॉलिटिक्स वहां हो रही है, इस बयान को कांग्रेस पार्टी संवैधानिक मानती है, ऐसे खारिज करती है? बस इस पर स्थिति स्पष्ट कर दीजिए सर, उसके बाद मैं कुशल पांडे जी से बात करूंगा, बीजेपी के जो यदि आप एंकर हैं तो ये बयान संवैधानिक कैसे हो सकता है? पहले आप बता दीजिए। दूसरी बात, आप कह रहे कौन रोकेगा इनको, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चूड़ियां पहन रखी हैं, क्या उनको अधिकार नहीं राज्य में इस तरह की घटनाएं हो और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले, क्या रोक रहा कोई? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये कह रहा, मैं उदाहरण देना चाह रहा था कि लोकसभा में बयान दिया जाता है कि ममता बनर्जी रोहिणियों को ला रही है, मुसलमानों को क्या कहते बंगाल से बसा रही है, बांग्लादेश से बसा रही है। मैं पूछ रहा हूं कि भाई आप बताइए कि अगर मेरे जोशीमठ में अगर चाइनीज आते हैं तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है?
भाई अगर आते तो सेंट्रल गवर्नमेंट फेल है, इसका मतलब उनके पास आईटीबीपी उनके पास, सीआरपीएफ उनके पास, पैरामिलिट्री फोर्स उनके पास, आर्मी उनके पास है, सारी चीज उनके पास है। यदि बंगाल के अंदर भी यदि एक भी आदमी यदि बांग्लादेश आ रहा है तो ये इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम सही नहीं कर रही, पहली बात है। दूसरी बात मैंने आपसे कहा है कि इस तरह के मामले, क्योंकि मेरे देश के अंदर बहुत सारे लोग इस गरीबी की रेखा से कई चीजों से जूझे और कानून बनने चाहिए, सख्त कानून बनने चाहिए। मैं पहली बात ये कह रहा हूं। और जो इस देश में इस तरह के उन्माद को खड़ा करना चाहता है, उनको राजनीतिक फायदा हो सकता है, वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मेरे राष्ट्र का नुकसान है, मेरे देश के लोगों का नुकसान है। और मैं इसलिए राष्ट्र के नुकसान के लिए चीजें इसलिए नहीं चाहता हूं कि टीवी चैनलों पे हम देखते हैं कि किस तरह से उन्माद की बातें की जाती हैं। छोटा सा और सवाल है सर, एक लखपत जी, एक छोटा सा सवाल और आपसे, एक छोटा सा सवाल इसी से संबंधित और है, क्या कांग्रेस पार्टी सर ये मानती है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा अब न्यायिक रूप से एक बंद चैप्टर है, बंद अध्याय है, उसके बारे में अब ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए देश में? क्या कांग्रेस पार्टी मानती है? नहीं भाई, हमने कहा एक कांग्रेस का, मैं आपसे कह रहा, कांग्रेस तो पहले कह चुकी है, कांग्रेस का क्या लेन, मैंने कह दिया कांग्रेस तो कह रही आज भी कि जो इस तरह के धार्मिक उन्माद फैला रहे उनको जेल डालो, उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करो। ओबीसी पे क्यों नहीं करे 11 साल से? ओबीसी तो डेली आके चिल्लाता, उसका भाई आके चिल्लाता, उस पे केस क्यों नहीं करते? सर प्लीज बने रहिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता हैं कुशल पांडे, वो कुछ कहना चाह रहे हैं सर, प्लीज। ओके लखपत जी प्लीज। विधायक जी की बातों का मैं जवाब दूंगा। नहीं कुशल जी, विधायक जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है। मालूम होना चाहिए कि राज्य में डायरेक्ट केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता और विधायक हैं, कांग्रेस के लोग अगर बाबरी मस्जिद के खिलाफ में है तो रास्ता पर क्यों नहीं उतरे अभी तक? क्यों नहीं कांग्रेस के नेता अभी तक रास्ता पे उतरे कि बाबरी मस्जिद बंगाल के मुर्शिदाबाद में नहीं होनी चाहिए? कम से कम कई 3 से 4 बार मुर्शिदाबाद से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, वहां से रहे हुए हैं। उसके बाद भी मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के लोग या बंगाल में कांग्रेस के लोग इसका विरोध नहीं करें। ये तो इंडिया गठबंधन में है। अधीर रंजन चौधरी वहां से एमपी रहे हुए कई बार से मुर्शिदाबाद में, वो तो रही रास्ता भी दिखाई दिए कि बाबरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए वहां पे। कांग्रेस इसके पक्ष में है, तृणमूल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है और उनके साथ ही चल रही है। और बात रहा जो कहा जा रहा है कि 72% मुसलमान है वहां पे, तो मस्जिद हम बना सकते हैं, तो पूरे भारत में कितने परसेंट मुस्लिम समाज के लोग हैं और हिंदू समाज के कितने परसेंट लोग? तो भारत में मस्जिद होनी नहीं चाहिए। पूरे भारत में तो फिर मंदिर ही होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की आबादी ज्यादा है पूरे भारत में, तो मंदिर तो पूरे भारत में नहीं होनी चाहिए। अब मस्जिद नहीं होनी चाहिए, मंदिर पूरे भारत में होना चाहिए, हर जगह हर गली मोहल्ले में बड़ी बड़ी मंदिर होनी चाहिए। तो ये सिर्फ राजनीतिक, ये जो हुमायूं कबीर है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री के बी टीम है, ये मुख्यमंत्री के बी टीम है, तृणमूल कांग्रेस के बी टीम होकर के काम कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को एक कर रहे हैं, एक करके वोट लेंगे। आप देखिएगा चुनाव के समय ठीक तृणमूल कांग्रेस के साथ में जुड़ जाएंगे और ममता बनर्जी का समर्थन करने लगेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है कुशल जी, आप बने रहिएगा, बनर्जी के साथ जुड़ जाएंगे जाकर के। ठीक है, आप बने रहिएगा। संदीप जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो कुछ भी हो रहा है उस पर आपने अपनी बात रखी, लेकिन आपने लखपत जी की बात सुनी, जो कि विधायक भी हैं कांग्रेस पार्टी से और प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने उनकी बात सुनी, बीजेपी का वर्जन आपने जाना। अब मुझे बताइए कि एग्जैक्टली पॉलिटिक्स कर कौन रहा है इस पूरे मामले में? मुझे लगता है कि मेरे करोड़ों दर्शक ये जानना चाहते होंगे, आप बेहतर तरीके से इस पर बता पाएंगे। संदीप जी। देखिए आशीष जी, मैं आपको बताऊं, जब इस तरीके के सेंसिटिव मैटर होते हैं तो राजनीतिक दल सबसे पहले अपना नफा और नुकसान देखते हैं, चाहे वो केंद्र के लोग हों चाहे वो राज्य के लोग हों। जब बात बाबरी की नाम पर आती है, जब बात हुमायूं की तरफ से निकल करके आती है और टीएमसी ये जानती है कि हमारा एक बड़ा वोट बैंक है, जरा से एक्शन, जरा सा स्टेटमेंट कहीं भारी पड़ सकता है और चीजें बदल सकती है, माहौल बदल सकता है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, टीएमसी जिस तरीके से बाबर को और हुमायूं को, इस बाबरी मस्जिद को छेड़ने से डर रही है, इसी तरीके से बांग्लादेश के मामले पर, बांग्लादेश में आपने देखा हम काफी डिबेट्स कर चुके हैं, रोजाना डिबेट्स होती है, वहां पे मंदिरों को भी नुकसान हो रहा है, हिंदुओं को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार वहां पर बोलने से बच रही है क्योंकि डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती। और जिस तरीके से अभी बात की गई जनसंख्या के आधार पर, तो मुझे लगता है ये इतना बड़ा क्राइम है, स्टेट गवर्नमेंट भी एक्शन ले सकती है और केंद्र सरकार भी एक्शन ले सकती है। तो
पहली प्रतिक्रिया पहली संदीप जी, आशीष जी एक मिनट, आशीष जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। हाँ। आशीष जी, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार कांग्रेस के मौजूदा सांसद इमरान मसूद ने इसी तरीके का बयान दिया था कि सहारनपुर के अंदर हम 49% है, हाँ, बिल्कुल यहाँ दिया हम था। तय करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, और यहाँ मोदी के टुकड़े बोटी बोटी कर सकते हैं। ये वाला स्टेटमेंट आपको याद होगा। हाँ, बिल्कुल आपको दिया था। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का वो स्टेटमेंट याद होगा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम बता देंगे क्या कर सकते हैं। ठीक। तो ये चीजें, और अब इसी तरीके से हुमायूं का बयान आना, ये तीनों सिमिलर चीजें नहीं, हैं। अगर तो मुझे ये लगता इस है बयान के बाद में हमारी संदीप जी, चाहे तो संदीप जी, अगर इस बयान के बाद में कोई सांप्रदायिक तनाव फैलता है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है, या जो कोशिश हो रही है उस तरफ से, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसमें पहली प्रतिक्रिया तो मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट की बनती है, वो इसको किस प्रकार से देख रहे हैं जो कुछ भी वहां पर हो रहा है। बिल्कुल, पहली प्रतिक्रिया कौन देगा? स्टेट देगा? कोई भी दंगा होता है, कोई भी माहौल खराब होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, या स्टेट गवर्नमेंट की डिक्लेयर आ रहा हूं, लखपत जी आ रहा हूं। इतना माहौल खराब हो सकता है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ। हमें आर्मी चाहिए, सेना चाहिए, या कुछ भी केंद्र से मदद चाहिए, लेकिन वही राजनीति की बात आ जाती है। राजनीति में कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं सबकी कुछ ना कुछ कमजोरी है, सब बचना चाहते हैं। ठीक है, ओके, आप प्लीज बने रहिएगा। मैं आ रहा हूं शोभ जी, हम करेंगे बात, लेकिन लखपत जी हमारे साथ जो हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा, वो हैंड रेज भी कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिएगा लखपत जी। मेरा सवाल वही है, क्योंकि इससे पहले मैंने जब आपसे बात की तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि इसमें ममता बनर्जी को इंटरवीन करना चाहिए। ये टीएमसी को बचाना कांग्रेस के लिए संविधान से ज्यादा जरूरी हो गया क्या सर? टीएमसी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? सुन लीजिए, मैंने ममता बनर्जी का एक बार भी बचाव नहीं किया है। मैंने आपसे कहा, पहली बात सुन लीजिए। पहली बात यह है कि बांग्लादेश में 2024-2025 में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं आ रहा है, और ये लोग धरना प्रदर्शन कर बंगाल क्या कहते हैं बांग्लादेश में जाके क्यों एक्शन नहीं लेते? पहली बात है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जब से मोदी जी आए तब से 1000 पुराना इतिहास उधेड़ा जा रहा है। मैं तो कह रहा ममता बनर्जी को भी जेल डालो ना। कब मना किया मैंने? राष्ट्रद्रोह, यदि इस तरह की घटनाएं, उन्माद फैलाने का, मेरे राष्ट्र का नुकसान किया जाता है, और लोगों को इस तरह से जो भी देखते हैं उसको जेल क्यों नहीं डालती है केंद्र सरकार? एक आदमी पे एक्शन लिया 11 साल में, बताओ। ओवैसी हर दिन चैनलों पे आके क्या क्या बयान नहीं देते हैं। हम इसी में देश को उलझाएंगे। मैं तो कह रहा हूं, अगर ये कह रहे थे कि अगर नहीं एक्शन हुआ तो फिर वो इमरान मसूद ने भी तो कुछ बयान दिया था ना, मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, 49% 50% की आबादी वाले बयान। ये आपके पार्टी के सांसद है ना अभी तो? क्यों जेल नहीं डाल रहे हैं इमरान मसूद? क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्यों इन पे की जाती? मेरे पार्टी का तो मेरे देश से बढ़ के क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्यों इन पे एक्शन नहीं होता है? क्यों जेल नहीं डाला जाता है? कौन करेगा इसको? कानून किसके पास है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? तब क्यों जेल नहीं डाला जा रहा है? मैं पूछ रहा हूं कि यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि टीवी चैनल आपर में गोस्वामी जी क्या एक्शन लेंगे? एक्शन जिस सरकार को जनता ने अपना बहुमत दे रखा है, जिनको एक्शन लेना है, तो मेरे राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, वो मेरे राष्ट्र ठीक है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है विधायक जी, प्लीज आप बने रहिएगा। और हमारे साथ शोएब जी भी हैं, और जो पूरा पैनल हम सभी से बातचीत करेंगे, संदीप जी और कुशल जी के साथ भी। सवाल जस के तस बना हुआ है, क्या हुमायूं कबीर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश कर रहा है? क्या टीएमसी जैसे बयानों से खुद को अलग कर रही है? क्या वो ऐसा कर पाएगी? बंगाल में कानून चलेगा या फिर जनसंख्या का दबाव? ये तमाम सवाल आज हम उठाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। UV on the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। UV on the rise, सुन ले आसमां,
डबल इंजन का ये मिशन है महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। टीएमसी से निलंबित है एक नेता जिसका नाम है हुमायूं कबीर। आप देख सकते हैं ये लगातार कुछ भी बयानबाजियां कर रहा है, उसी को लेकर आज हम यहां बात कर रहे हैं, क्योंकि मामला लॉ एंड ऑर्डर का भी है, सांप्रदायिक सौहार्द का भी है। अब बाबरी मुद्दे पर ये राजनीतिक बखेड़ा जो चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आज हम उसकी बात करें। पूरा पैनल आपके सामने है। लखपत सिंह जी हैं, विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। कुशल पांडे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। संदीप जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैं सभी की तरफ बढ़ूं, लेकिन शोएब जी से ज्यादा बात नहीं हो पाई। शोएब जी, सारी बातें आपकी मैं समझ भी लूं तो ये जो बयान हुमायूं कबीर ने दिया है, इसमें क्या उस मानसिकता की बात नहीं होनी चाहिए जिसमें जनसंख्या जिहाद दिखाई देता है? क्योंकि ये इससे पहले जब इसने ये तथाकथित नींव रखी थी इस बाबरी की मुर्शिदाबाद में, तब इसने दावा किया था कि 5 लाख मुसलमान आया था। अब कहा जा रहा है कि हमारे पास 72% मुसलमान है। इसका क्या मतलब है? इस मानसिकता पर अगर आप कुछ बता पाए तो। शोएब, देखिए आशीष भाई, मैंने आपसे बार बार ये बात बताई कि हुमायूं साहब का अपना बयान हो सकता है और वो सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बयान दे रहे हैं। आप देखिए इस वक्त मीडिया जो है कितनी हमारे वहाँ हाई लेवल पर है। अगर वहाँ 5 लाख लोग मौजूद थे तो अब तक मैं समझता हूँ उस तरह वीडियो आ जाते, और जो वीडियो आ रहे तकरीबन वो मेरे ख्याल सैकड़ों में आ रहे हैं, हजारों में भी नहीं है। तो इस तरह का बयान मैं नहीं मानता हूँ। जहां तक ये आप कह रहे हैं या लोग और भी कह रहे हैं कि वहां पे जनसंख्या के हिसाब से उन्होंने दावा किया है, तो मैं दावे को खोखला करता हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान में मेरा हिंदू भाई 80% है। अगर वो इस तरह की तादाद देखी जाए तो मैं समझता हूँ जनसंख्या के हिसाब से बनना होता ना शोएब जी, तो ये राम मंदिर बहुत पहले बन चुका होता, बहुत पहले। भाई मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट का देखिए, कोर्ट का तो ऑर्डर जो है सबने माना, मुसलमान नहीं माना। सियासी लीडर छोड़ के किसी ने भी बाबरी मस्जिद के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कही, वो तो एक अलग चीज है। मैंने उनकी बात का जवाब दिया। देखिए तो होता क्या, जैसे अब आपने कहा कि टीएमसी का पल्ला झाड़ रही है, तो आशीष भाई असल में होता क्या है कि नहीं, ये पल्ला झाड़ने वाली बात शोएब जी इसलिए लग रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है क्योंकि टीएमसी की तरफ से इस पर बिल्कुल चुप्पी साधी गई है। ऐसा लग रहा है टीएमसी ये मानती है कि संख्या ही ताकत है, कानून तो सिर्फ औपचारिकता है प्रदेश में, ऐसा लग रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ, भाई आपसे कह रहे हैं, भाई मैं कह रहा हूँ टीएमसी छोड़ दिए, हर पार्टी जो है इसमें कूदना नहीं चाह रही है, दूर से तमाशा देख रही है। जैसे कोई साहिल पे नहीं होता कि कोई डूब रहा है तो हर आदमी दूर से तमाशा देखता है कि इसको बचा के कौन लाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि देखिए राष्ट्रपति है या राज्यपाल को पूरी पावर होती है। अगर सबसे बड़ा जो लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आशीष भाई, उसकी जिम्मेदारी होती है कि माहौल बिगड़ ना पाए। अगर वहां पर इस तरह का मामला बिगड़ता है तो मैं समझता हूं ये बेहतर नहीं है, इस पर सख्त सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे इलेक्शन है, इस तरह की सियासत चलती रहेगी। अब हुमायूं साहब ने एक बात कही कि मैं जो हूँ ओवैसी साहब के साथ मिलकर बात करना चाह रहा हूँ, ओवैसी ने अब तक कोई जवाब ही नहीं दिया, वो हवा में बात कर रहे, तो उनकी बात मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है, चूंकि निलंबित किया जा चुका है। और आप एक बात और बता दूं, अभी एक साहब ने बात कही कि ओवैसी के भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए हटा दिए तो मैं दिखा दूंगा, तो इस चीज को मैं मानता नहीं हूं। एक बीजेपी के सांसद भी थे या 3 लेडीज थी, को मैंने खुद स्टेटमेंट सुना था, उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस हटा दिया तो मैं मुसलमानों को दिखा दूं कि कहां पे है क्या नहीं है। तो इस तरह के बयान मैं समझता हूं अच्छी चीज नहीं है। संदीप जी, गंगा जमनी की तहजीब है, यहाँ पे मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। ओके संदीप जी, ये कहना कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है मुस्लिम स्कॉलर के द्वारा, टीएमसी के द्वारा पल्ला झाड़ना हुमायूं कबीर से, इसको किस प्रकार से देखा जाए? क्या ये वाकई में इसको उनका व्यक्तिगत बयान कहकर छोड़ देना काफी हो जाता है मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए? संदीप जी, देखिए गोस्वामी जी, अगर आपको लिपापोती करनी है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए उत्तर प्रदेश का मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति ने एक रील बनाई, उसमें उसने दिखाया कि एक छोटी बच्ची दुकान पर आती है और उससे कुछ सामान लेकर के जाती है। फिर वो व्यक्ति कहते रहे जिसकी बच्ची इतनी सुंदर है, इसकी माँ कितनी सुंदर होगी। जैसे ये रील वायरल हुई, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका पिछवाड़ा लाल कर दिया और उसको जेल में भेज दिया। तो ये होता है सरकारों का एक्शन। ये बहुत बड़ा बयान है जो हुमायूं कबीर ने दिया है, ये प्रदेश को जलाने वाला बयान है। इसके खिलाफ मुझे लगता है सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, और एक्शन ऐसा हो कि कोई दूसरा हुमायूं या दूसरा तो ये एक्शन कौन लेगा सर? संदीप जी, एक्शन, ये एक्शन की उम्मीद हम किससे करें? इस एक्शन की उम्मीद हम मोदी जी से करें या ममता जी से करें? देखिए, पहली जिम्मेदारी किसी से छुपी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है।
पुलिस भी है, सुरक्षा भी है, होम मिनिस्ट्री भी है, सब कुछ उनके पास है। ऐसा नहीं है कि वो कोई केंद्र शासित राज्य है कि वहां पर पुलिस केंद्र की है। अगर ये बात दिल्ली की होती, चंडीगढ़ की होती तो हम जरूर कहते कि केंद्र को इसमें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में फुल फ्लैश गवर्नमेंट ममता बनर्जी की है, पूरी पावर उनके पास है, पूरा सिस्टम उनके पास है। ठीक है सर, ओके, बनी रहिएगा। लखपत जी, क्या आप आज इस मंच से टीएमसी की सरकार से ये मांग करेंगे, टीएमसी से क्या ये आप उम्मीद करेंगे कि उनके तरफ से बाकायदा ये स्टेटमेंट आए कि जनसंख्या के नाम पर नहीं कोई भी धार्मिक दावा स्वीकार्य होगा? ये चीजें बहुत स्पष्ट करनी जरूरी है सरकार के तरफ से, ये स्पष्ट आना बहुत जरूरी है और ये कहा जाना बहुत जरूरी है कि अगर इस प्रकार का कोई बयान देगा, कोई भी धार्मिक दावा जनसंख्या के आधार पर करेगा तो कानून अपना काम करेगा और इसकी बहुत आवश्यकता है। लखपत जी, मैं आपसे, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपसे एक बात जरूर कह, मैं पहले एक शब्द में कहा है कि इस देश को जिसको भी थोड़ा प्रेम होगा मेरे राष्ट्र से, मेरे देश से जिसको प्रेम होगा ना, और सरकार सत्ता में बैठी होगी तो ये सुन नहीं सकती है। उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कानूनन, क्योंकि ये देश कानून से चलता है। लेकिन यही डिबेट यदि आप जो बंगाल में हिंदू मर रहे हैं उस पर डिबेट करते और मोदी जी से पूछते कि ये कब तक चलेगा मोदी जी तुम्हारे राज में? पिछली बार भी कम से कम 2,500 हिंदू मारे गए और हिंदुओं के कत्ले आम हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? मोदी जी से पूछते, यदि आप उस डिबेट में मोदी जी किस कैबिनेट के लोगों को बैठ करके बिठाते और कहते कि जवाब दे तो मोदी जी की है ना। अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, वहां हिंदू मर रहे हैं, तो कौन इसको अल्पसंख्यक मर रहे तो कौन जवाब दे ही लेगा? मैं तो मोदी जी से मांग कर रहा हूं और ममता बनर्जी से मांग कर रहा हूं कि ममता बनर्जी से मांग कर रहा हूं कि इस तरह के देखो, सरकार ने किसी का गला नहीं काट सकती, उनका विधायक था उन्होंने निलंबित कर दिया, लेकिन जहां भी रिपोर्ट दर्ज करनी वो सरकार को करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन विपक्ष भी कर सकता। दूसरी बात है, यही सवाल मोदी जी से भी केंद्र सरकार से पूछा जाना चाहिए कि अगर मेरे देश पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं को इतना असुरक्षित रहना पड़ा, इतना लखपत जी, जो सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं सर, मैं आपको स्पष्ट कर दूं लखपत जी, जो सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए सर, हम पूछ रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, हम पूछ रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे की हमारी आप डिबेट देखेंगे तो पूरा का पूरा बांग्लादेश केंद्रित था। हमने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता को घेरते हुए सवाल कई बार पूछे, अविरल प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, हमने उनसे पूछा कि कूटनीतिक स्तर पर क्या दबाव बनाया जा रहा है, क्या मिलिट्री एक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारे सवाल हम पूछते हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की सलाह की आवश्यकता हमें नहीं है। मैंने जो आपसे पूछा बहुत स्पष्ट है कि क्या आपको नहीं लगता है कि इस प्रकार के बयान देकर डेमोग्राफी बनाम संविधान की लड़ाई छेड़ी जा रही है और इस पर लगाम लगना बहुत जरूरी है? क्यों जवाब दें? कुशल जी, जल्दी से मैं क्लोज करूंगा इसके बाद, आपकी प्रतिक्रिया के बाद। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो जिस तरह से लखपत जी और मुस्लिम स्कॉलरशिप जो है वो कह रहे हैं, सबसे पहले ये मुस्लिम तुष्टीकरण की ईंट जो रखी गई तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार के द्वारा रखी गई है। बाबरी मस्जिद की ईंट अभी हुमायूं को भी रख रहे हैं, लेकिन 2011 से जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है बंगाल में, तब से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की ईंट इस राज्य की मुख्यमंत्री रख चुकी है। मुख्यमंत्री का पुलिस और मुख्यमंत्री पुलिस मंत्री है। अभी तक हुमायूं कबीर के ऊपर में एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर यही काम कोई हिंदू किया रहता मंदिर को लेकर के तो अभी तक वो गिरफ्तार हो गया रहता। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू के मारा गया है, चंदन दास को, दीपू दास को, सॉरी, उसी प्रकार से हम लोग बांग्लादेश एम्बेसी का घेराव किए थे, हिंदू समाज के लोग एम्बेसी का घेराव किए थे, उनके ऊपर में मतलब लाठी चार्ज किए, साधु संतों के ऊपर में दीपू दास के बाद 2 और हत्याएं हुई हैं, 2 और हत्याएं हुई। एक 18 साल का लड़का, एक 18 साल का लड़का है, वो भी एक तालाब में तैरता, उसकी बॉडी मिली है, हमने उसकी भी बात की। ठीक है, ओके, मेरे पास समय इतना ही था आज के इस विषय पर बात करने के लिए। आप सभी का बहुत आभार। लखपत जी, बहुत आभार, आपका समय दिया आपने सर। शोएब सिद्दीकी जी, आपका भी बहुत आभार। हमारे साथ संदीप जी जुड़े रहे, आपका भी बहुत आभार। टीएमसी के प्रवक्ता का इंतजार था, वो नहीं आया, बाकी कुशल जी थे बीजेपी के प्रवक्ता, आप सभी का बहुत आभार। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या ज्यादा, ये था विषय, क्योंकि बहुत लाउड एंड क्लियर स्टेटमेंट हुमायूं कबीर ने दिया। उसका सीधे तौर पर कहना था कि बंगाल में 37% मुसलमान है, मुर्शिदाबाद में 72% मुसलमान है, हमें कौन रोकेगा बाबरी बनाने से। अब इस बयान को अलग अलग एंगल दिया जा रहा है, लेकिन मामला बहुत संवेदनशील है, सौहार्द को बिगाड़ने जैसा यह बयान है। अगर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है इसके बाद, तो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार की बनती है। उनसे सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये कहने और पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा, ये बहुत स्पष्ट है। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।
जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मन की बात में पीएम ने 2025 की उपलब्धियां गिनाई, कहा अब हम नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार। मन की बात में बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी, ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन चुका है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, हमारा दायित्व है कि हम अपनी विरासत को बिल्कुल भी ना भूलें। स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी जी को पीएम मोदी ने किया याद, कहा उनका प्रेरक जीवन हर पीढ़ी को मार्गदर्शन करता रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस IIMA नेटकॉन 2025 में हिस्सा लिया, कहा 11 साल में स्वच्छता, फिट इंडिया, खेलो इंडिया अभियानों में स्वस्थ और सक्षम समाज बनाने का प्रयास किया गया। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा अगले महीने शुरू हो जाएगा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। पुलिस मंथन में सीएम योगी ने सिखाया टाइम मैनेजमेंट, कहा काल का ध्यान न रखने वाला महाकाल का शिकार बनता है। प्रयागराज में छाया घना कोहरा, ठंडी हवाओं से शहर प्रभावित हो रहा, लोग अलाव जलाकर लगातार बचाव कर रहे। अंबाला में छाया घना